नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के नगा संगठन NSCN-IM के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौता हुआ है। समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी हालांकि अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक पल जरूर बताया है। इसके लिए हालांकि काफी अरसे से दोनों ओर से कोशिशें जारी थीं। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में कई दशकों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन कई गुटों में बटा है। फिलहाल ये समझौता सबसे बड़े अलगाववादी समूह इसाक मुइवा गुट के साथ हुआ है और खपलांग समूह ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। क्या मायने हैं इस शांति समझौते के? क्या इससे देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह आखिरकार खत्म हो पाएगा? और क्या इस क्षेत्र के लिए विकास के नए रास्ते खुल पाएंगे? अपने मेहमानों के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही कोशिश ये भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आप तक पहुँचाएं कि आखिर इस पूरे शांति समझौते के मायने क्या हैं। मेरे साथ स्वराज कौशल जी मौजूद हैं, जो कि मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान भारत भूषण हैं, एडिटर हैं, कैच न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और विदेश मामलों की भी अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा प्रकाश सिंह जी हैं मेरे साथ, फॉर्मर DGP हैं असम के, और साथ ही प्रोफेसर भगत ओइनम हैं, सेंटर फॉर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, JNU से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भरत, अगर आपके साथ मैं सबसे पहले शुरुआत करूं कि हम जानते हैं कि 1997 से ये शांति समझौता जैसा दिखने वाला लगभग चल रहा है, मतलब 20 साल तकरीबन होने जा रहे हैं। 2 दशकों में ऐसा क्या नहीं हुआ जो अब हुआ है, जिसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है? फिर 2 दशकों में समझौता हो ही नहीं पाया और अब समझौता हो गया है, ये ऐतिहासिक बात है। समझौते में क्या है वो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन अगर ये 2 दशक नहीं बीतते तो शायद समझौता भी नहीं होता, क्योंकि नागा 2 दशक पहले तक तो अपने आप को सॉवरेन मान रहे थे, कह रहे थे कि इंडिपेंडेंस चाहिए। वहाँ से उनको इस रास्ते पे लाना कि वो कहें कि हम भारत के फेडरलिज्म में एक हिस्सा बनना चाहते हैं, भारत के साथ एक होना चाहते हैं, लेकिन वो नेगोशिएट करके एक होना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि खाली 3 अगस्त 2015 की नहीं है, उन सब नेगोशिएटर्स की है जिनमें स्वराज जी भी थे, जिन्होंने 1997 से लेकर अब तक नागाओं को बताया कि भारत का जो संविधान है वो एक कोई बहुत रिजिड ईंट या कंक्रीट का महल नहीं है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। उसमें आप लोगों के लिए जगह है, आप क्या चाहते हैं उस घर में, कैसा कमरा चाहते हैं, क्या डिज़ाइन चाहते हैं, उसमें क्या सजावट करना चाहते हैं, ये सब आपको अलाउड है। आप भारत के साथ बातचीत तो करिए। तो इसमें राजेश पायलट का बहुत बड़ा हाथ रहा, इसमें स्वराज जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, और इनके बाद जो सरकार ने इंटरलोक्यूटर्स बनाए, जैसे के पद्मनाभैया थे, RS पांडे थे और अब रवि है, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, खासकर केंद्र सरकार के जरिए, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के जरिए, कि आपका ऑनर हम बरकरार रखेंगे, ये इक्वल डील है, ये बराबरी की बातचीत है, आपको लगता है कि ये बहुत केयरफुली क्राफ्टेड शब्द हैं? जी, बहुत केयरफुली क्राफ्टेड हैं, क्योंकि नागा लोगों का कहना ये है कि हम लोग कभी भारत का हिस्सा थे ही नहीं, ऐसा उनका मानना है। वो कहते हैं नीदर बाय कॉन्क्वेस्ट नॉर बाय कंसेंट नॉर बाय एक्सेशन। तो अगर हम आज आपका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप पहले ये रिकग्नाइज करिए कि हमारी हिस्ट्री और सिचुएशन बिल्कुल यूनिक है। हमको किसी और से कंपेयर मत करिए, ये मत करिए कि हमने कश्मीर के साथ ऐसा किया या हमने फलां के साथ वैसा किया। आप हमारी यूनिक सिचुएशन को समझते हुए, यूनिक हिस्ट्री को मानते हुए हमसे बिल्कुल एक नए तरीके से समझौता करिए जो ऑनरेबल हो। तो ये जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है बहुत ही केयरफुल है और सटीक भी है। जी हाँ। स्वराज कौशल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि वाकई ये अपने आप में एक लैंडमार्क डील है? क्या इसे ऐतिहासिक करार दिया जा सकता है और कितनी अहमियत आप देना चाहेंगे? 80 दौर की जो बातचीत चली है, क्या ये उनमें सबसे अहम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि NSCN अपने आप में बहुत मेजर ग्रुप है। एक समय में इनमें 4000 लोग थे, जिसमें कि 3500 आर्म्ड थे ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ। ये इतना मजबूत ग्रुप था कि नॉर्थ ईस्ट का हर दूसरा ग्रुप, चाहे मैं उल्फा कहूँ, चाहे प्रीपैक कहूँ, चाहे और कोई भी ग्रुप हो, छोटे बड़े, वो सारे ग्रुप इन्होंने ट्रेन किए थे, इन्होंने वेपन ट्रेनिंग दी। और आज अगर इनसे समझौता हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल इंसर्जेंट ग्रुप था। तो इसके साथ जब समझौता होता है तो वो बहुत बड़ी बात है। और कैसे अब तक ये सीढ़ियाँ चढ़ी, क्योंकि आप बातचीत का एक हिस्सा रहे? मैं ये तो आपसे नहीं कहूँगी कि आप बताएं कि क्या डिटेल्स है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले पार्लियामेंट में उसको रखा जाएगा, लेकिन फिर भी एक समझ तो आप हमें दे सकते हैं। देखिए, इस तरफ प्रधानमंत्री मोदी है और प्रधानमंत्री मोदी
अगर जैसे आप पूछें 97 से लेकर अभी तक क्या हुआ और क्यों नहीं हुआ, 97 से लेके 2015 तक 14 तक किसी के पास मैंडेट ही नहीं था। सरकार बनी, 1 साल चली, 1.5 साल चली, फिर गिर गई, फिर चली, फिर गिर गई। इस बीच में इसीलिए हम कभी गिरते रहे, कभी चलते रहे, कभी चलते रहे, फिर गिरते रहे। ये पहली बार गवर्नमेंट के पास एक मैंडेट है और वो प्रधानमंत्री है जिनकी प्रेजेंस में ये सिग्नेचर हुए। दूसरी तरफ मुइवा है जो कि फॉइस्टेड लीडर नहीं है। ही इज़ वन मैन हु हैज़ रिजन थ्रू रैंक्स। वो उस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों के बीच में जब कोई समझौता होता है तो इसकी बहुत अहमियत है। लेकिन स्वराज कौशल जी, ये भी महत्वपूर्ण है कि आखिर मुइवा क्यों मान गए? क्या ऐसी परिस्थितियां बनी? क्या सिर्फ आपको लगता है केंद्र सरकार की तरफ से जो परसुएशन था उससे बात बनी? मैं ये भी पढ़ रही थी कि हर कुछ हफ्ते बाद जो है बैठकें हो रही थी और अजित डोवाल साहब जो है उनका भी एक बड़ा किरदार इसमें रहा है कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी की ख्वाहिश थी कि इसको हमें करना ही है। क्या आपको लगता है सिर्फ परसुएशन मायने रखेगा या फिर कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी होंगी? जी, परसुएशन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह जानते हैं, डोवाल भी अच्छी तरह जानते हैं और रवि भी अच्छी तरह जानते हैं। और जब सरकार एक बार फैसला कर ले कि हम लोगों ने कुछ समझौता करके उठना है, दुनिया भर में देखिए बड़ी से बड़ी समस्या मिजोरम समझौता आपके सामने है, वो सॉल्व हुआ, तो धीरे धीरे करके एक विश्वास जमा है, बातचीत से एक विश्वास जमा है। देखिए जो 52 की स्थिति है वो तो नहीं है ना, 47 और 52 में केवल 5 साल हुए थे। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 68 साल हो गए। इस बीच में मैच्योरिटी भी आती है, विश्वास भी जनता है, रियलिटी भी समझ में आती है कि बंदूक की ताकत से आप कहाँ तक पहुँचेंगे और कितने लोग मरे हैं। कोई जानता है? मुझे कोई भी नहीं बता सकता कि 5000 लोग मरे हैं इस आंदोलन में, कि 10,000 मरे हैं, कि 15,000 लोग मरे हैं। इतने सालों में कितने लोग मरे हैं, ये एक सैड रियलाइजेशन भी तो है, कोई अंदाजा नहीं। और अल्टीमेटली दुनिया की हर इंसर्जेंसी प्रॉब्लम को नेगोशिएट ही करना पड़ेगा, दूसरा समाधान कोई दुनिया में है ही नहीं। जी प्रोफेसर ओयनम, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए फिलहाल कि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से इसको देखने की कोशिश करें, आप कितना इम्पोर्टेंट इसको मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि एक लैंडमार्क अकॉर्ड रहा है? क्या कुछ ज़मीन पर बदल जाएगा? देखिए, इसमें लैंडमार्क तो है ही, क्योंकि इस वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो इंसर्जेंट ग्रुप्स रहा है। लेकिन बात यह है कि हमें देखना होगा कि एक्सेप्ट फॉर इफ़ यू लुक एट मिजोरम एकॉर्ड, बाकी जो एकॉर्ड हैं वो ठीक तरह से चले नहीं। पहले एनएनसी के साथ एक जो एग्रीमेंट हुई थी उसमें मुइवा साहब वहाँ से हट के वो NSCN-IM की उन्होंने स्थापना की। तो अगर ये बात बन जाती है, बाकी लोग भी मान जाते हैं, तो अहम भूमिका इनकी रहेगी। लेकिन ये देखना होगा कि बाकी जो इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं, तो NSCN-IM की साथ साथ ही वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं या आने की वो इच्छा रखेंगे या नहीं। जी काफ़ी अहम बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर ओयनम, लेकिन इसमें जिस तरह से हम पढ़ पा रहे हैं अब तक जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं उसमें क्या सही तरीके से ये वर्णन किया गया है कि डिटेल्स ना आने के बावजूद भी जो उच्च स्तरीय सोर्सेज हैं, जो हाईली प्लेस सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि जो ग्रेटर नागालैंड की बात थी कि अलग अलग जो नागा पॉकेट्स हैं उनको मिलाकर बनाने की बात थी, उस मांग से हट गए हैं फिलहाल जो ये अलगाववादी समूह है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो पहले 1997 से जब एग्रीमेंट शुरू हुई तो ऑलरेडी उसमें सॉवरेनिटी के बाद जो है वो सस्पेंशन में रखा गया। और दूसरी बात है, इंस्टीड ऑफ सॉवरेनिटी इन्होंने जो असम की, अरुणाचल की और मणिपुर की जो काफ़ी हिस्से वो ग्रेटर नागालैंड में मांग की, तो वो भी
मतलब ना सफल रही। तो अभी देखना होगा कि क्या है उनको, मतलब समझौता में हुआ कौन सी एग्रीमेंट है जो महत्वपूर्ण है, अभी तक पता नहीं चल पा रहा। जी हाँ प्रोफेसर ओयनम, हम आपकी तरफ वापस आएंगे और उम्मीद करते हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है। जी हाँ, आपका जो आवाज़ का कनेक्शन है वो ठीक हो जाए, उम्मीद हम ये करेंगे। फिलहाल हम प्रकाश सिंह जी की तरफ जाना चाहेंगे, आपकी तरफ वापस लौटूंगी मैं, इतने तकनीकी जो खराबी है वो दूर हो सकती है। प्रकाश सिंह जी, ये बताइए कि आप कितना महत्वपूर्ण इस डील को मानते हैं? इसको ऐतिहासिक लैंडमार्क ज़रूर करार दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आशंकाएं हैं उन्होंने भी पीछा नहीं घेरा है कि ज़मीन पर उतर कर कैसे ये डील काम करेगी। बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ आप पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खासकर जो सवाल मैं पूछने की कोशिश कर रही थी प्रोफेसर ओयनम से भी मैं पूछने की कोशिश कर रही थी, जो ग्रेटर नागालैंड की जो बड़ी मांग थी उससे नीचे उतरना, क्लाइम डाउन क्या इसे कहेंगे, और किस तरह से जो ये अलगाववादी समूह है ये अपने लोगों को कैसे जवाब देंगे? देखिए, अगर प्रथम दृष्टया मैं कहूँ तो जो भी समझौता हुआ है ये ऐतिहासिक अवश्य है, क्योंकि अभी तक नागा विद्रोही जो थे दो बातों पे हमेशा अड़े रहते थे। एक तो ये कि उनकी सॉवरेनिटी को मान्यता दी जाए, और दूसरे ये कि ग्रेटर नागालैंड के लिए जो अन्य जैसा आपने कहा नागा पॉकेट्स जो हैं मणिपुर में है, असम में है, अरुणाचल में है, इनको भी नागालैंड में एक नागालिम की स्थापना करते हुए उसमें मर्ज किया जाए। इन दो बातों पे हमेशा नागा विद्रोही अड़े रहते थे। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो समझौता हुआ है इसमें नागा सॉवरेनिटी का जो मामला है उसमें तो किसी तरह से शब्दों के द्वारा उनको समझा दिया गया है कि हम आपकी प्रेस्टीज, आपके ऑनर, आपके रेस्पेक्ट ऑनर कर रहे हैं। और जहाँ तक नागा इनहेबिटेड एरियाज़ थे और जिनको ग्रेटर नागालैंड में शामिल करने की बात थी, ऐसा लगता है कि वो डिमांड नागा विद्रोहियों ने छोड़ दी है और उस पर वो नहीं अड़े हैं। तो इसलिए ये समझौता कई माने में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। जी। परंतु हमें देखिए एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें 1957 में 1957 में नागा पीपल्स कन्वेंशन हुआ था। नागा पीपल्स कन्वेंशन में ये डिमांड की गई थी कि असम से नागा हिल्स और नेफा से ट्विनसांग फ्रंटियर डिवीज़न को मिलाकर एक इकाई बनाई जाए। सरकार ने इस बात को मान लिया और NSTA की स्थापना हुई, नागा हिल्स ट्विनसांग एरिया। उसके बाद 1959 में 1959 में फिर नागा पीपल्स कन्वेंशन हुआ। उस समय उन्होंने मांग उठाई एक सेपरेट स्टेट की। उस डिमांड को भी मान लिया गया और 1963 में 1 दिसंबर को एक नए राज्य की स्थापना हुई, नागालैंड स्टेट की। पर यह है कि पहली डिमांड माने जाने के बाद भी विद्रोह बना रहा, दूसरी डिमांड माने जाने के बाद भी विद्रोह बना रहा। उसके बाद 1975 में शिलोंग एकॉर्ड हुआ। शिलोंग एकॉर्ड में जो नागा विद्रोही थे वो मान लिया उन्होंने कि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत रहेंगे, और उन्होंने इस बात के लिए भी वादा किया कि हम अपने हथियार समर्पण कर देंगे। परंतु ये समझौता भी ज़मीन पर लागू नहीं हो सका, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो इस समझौते पर नहीं टिका रहा और वो इससे अलग हो गया। उन्होंने इसको मतलब नकारा, और नकारते हुए NSCN की 1980 में स्थापना हुई। जी। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मेरे मन में थोड़ा सा शंका है कि बार बार समझौते हुए हैं, NHTA बना, एक सेपरेट स्टेट ऑफ नागालैंड बनी, शिलोंग एकॉर्ड बना, पर कोई स्थायी नहीं रहा। हमेशा एक फ्रिंज ऐसा रहा जो एग्रीमेंट को रिप्यूडिएट करता रहा और लड़ाई उसने जारी रखी। अब लेकिन प्रकाश सिंह जी, एग्रीमेंट स्थायी होगा या नहीं होगा ये देखने के बाद बिल्कुल। लेकिन प्रकाश सिंह जी, सवाल कई ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि भारत ने जिस तरह से म्यांमार ऑपरेशन जिसको नाम दिया गया उसके बाद से कहीं ना कहीं एक जो टफ स्टेट की जो एक इमेज बनी है, उसके बाद से भी जो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहा जाता है, उससे बातचीत करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि ये वो सरकार नहीं है जो झुकी जाएगी, ये वो सरकार नहीं है जो नरमी से बात करेगी। क्या आपको लगता है कि जब इस स्तर की बातचीत होती है तो क्या छवियां भी काम करती हैं?
जी हाँ, छवि काम करती है और मेरे ख्याल में नागा विद्रोही अब ये समझने लगे थे कि उनकी जो मांगे हैं नागा सॉवरेंटी की और ग्रेटर नागालैंड की, ये पूरी नहीं कर सकता भारत सरकार। इसको मानने की स्थिति में नहीं है, ये उनको समझ में आ गया। इसके अलावा मेरा अपना ये असेसमेंट है कि कुछ उनको फैटीग सेट इन कर गया था, थक गए थे कि आखिर कितने दिन तक लड़ेंगे, कितने दिन तक बात करेंगे। और आइजैक अस्पताल में पड़े हैं, भगवान जाने उनका क्या होगा, ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो कम से कम इनके जिंदा रहते कुछ तो समझौता हो जाए। जी ठीक है। भरत भूषण जी, ये बताइए कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी जो आर्म्ड, खासकर मिलिटेंसी है, जो आर्म मूवमेंट्स होते हैं, उनकी अपनी एक उम्र होती है और वो शायद इसी तरह मर भी जाते हैं अगर उससे सही से वो मकाम ना मिले जहां जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहा होगा कि इतने सालों की लंबी लड़ाई के बाद एक थकान, जो फटीग का जिक्र कर रहे हैं प्रकाश सिंह जी, वो भी बनने लगी थी? देखिए, अगर एक ग्रुप थक जाता है तो दूसरा ग्रुप पैदा हो जाता है, अगर ऑनरेबल सोल्यूशन नहीं होता। जब 1980 में आइजैक और मुइवा अलग होके, एनएनसी से अलग होके उन्होंने एनएससीएन बनाई, तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। और अगर इस समझौते से लोग खुश नहीं होंगे, ऑनरेबल नहीं होगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नया ग्रुप नहीं बनेगा। लेकिन दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सॉवरेंटी खाली शब्दों का खेल नहीं है। नागाज को ये समझ में आ गया कि सॉवरेंटी रिजाइड्स इन द पीपल। ये कोई हवा में उड़ने वाली चीज़ नहीं है। अगर लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे तो वो सॉवरेन है, और वो लोग डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा ये कि एनएससीएन ने कभी ग्रेटर नागालैंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये मीडिया की इजाद है। लेकिन नागालिम तो यूज किया, नागालिम यूज किया है, ग्रेटर नागालैंड कभी नहीं कहा। और ये कहना कि उन्होंने ये डिमांड छोड़ दी है, ये भी गलत है। ये स्टिकिंग पॉइंट होने वाला है कि आप इंटीग्रेशन कब करेंगे। अभी भले ही ना करें, हो सकता है नागा मान गए हों कि ठीक है, इस इशू पे अभी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन रही है। शायद पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल है, उनकी जो राजनीतिक जमीन है उसका भी सवाल है, ये उसका भी सवाल है। लेकिन ऐसे कई सोल्यूशंस पॉसिबल हैं जिनके बारे में टीवी स्टूडियोज में नहीं बात की जा सकती, जो नॉन स्टेट सोल्यूशंस हो सकते हैं, जहां पे बिना इंटीग्रेशन के आप पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन ये कहना है कि वो इशू नागाज ने छोड़ दिया है, ये गलत है। वो छोड़ा नहीं है, वो टेबल पे रहेगा और वो जिंदा मुद्दा रहेगा। भले ही उसमें शायद अभी संभव भी नहीं, क्योंकि ये तो कोर इशू रहा है पूरे अभी संभव ना हो, पर ये कहना है कभी संभव नहीं है, ये मुश्किल है। जी स्वराज कौशल जी, बात ये भी हो रही है खपलांग ग्रुप को लेकर काफ़ी, कि कहीं ना कहीं आशंका इस बात को लेकर भी है कि मुइवा ग्रुप बड़ा हो सकता है। लेकिन पिछले दिनों का हमला भी हमें याद है, 20 से ज़्यादा जो हैं फौजी मारे गए थे हिंदुस्तानी, कि कहीं ना कहीं वो अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वो इस बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं। कितने आशंकित हैं आप खपलांग ग्रुप को लेकर? देखिए, पहली है सिद्धांत की बात। खापलांग है कौन? खापलांग तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, बर्मीज है, वो तो बर्मीज नेशनल है। और उस ग्रुप से हम लोग बात करें, ये वैसे ही हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमने कभी बात नहीं की, ऐसा भी नहीं है। ऐसा सी बातचीत तो की, बातचीत तो आप कोई डिफरेंसेस हैं जब भी तो बात की, मगर बात आगे नहीं बढ़ी। मगर खापलांग ग्रुप कभी भी आईएम ग्रुप से बड़ा नहीं था। उसकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किसी भी वक्त में 2000 से ज़्यादा नहीं थी। पब्लिक बेस कितना है? पब्लिक बेस देखिए, इधर नागालैंड के कुछ कनेक्ट एरियाज में है, मगर मणिपुर में तो 0 है। और बंदूक के ऊपर ये जानना भी बड़ा मुश्किल होता है कि बेस कितना है। मगर ये शिलोंग अकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिलोंग अकॉर्ड था गवर्नर ऑफ असम के बीच में और कुछ लोगों के बीच में, कुछ नागा लीडर्स के बीच में, जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं होल्ड करते थे, और साथ में उसमें डॉक्टर आराम थे। यहाँ क्या है, हियर इज एन अकॉर्ड विच इज ब्लेस्ड बाय नन अदर देन दी प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर वो भी जिसको एक मैंडेट मिला है। और दूसरी तरफ कौन है? मुइवा। देखिए, नागाज में फिजो का अपना एक स्टेचर था, मगर फिजो के बाद अगर किसी का स्टेचर है तो वो मुइवा का स्टेचर है। उसके साथ जो समझौता हो रहा है, इसकी बड़ी अपनी अहमियत है। और जहाँ रही खापलांग की बात, जब आईएम ग्रुप आपके साथ आ गया तो आपकी समस्या बहुत कम हो जाती है। फिर एक रियलाइज़ करना चाहिए, ना तो चीन वो चीन है, ना बांग्लादेश वो बांग्लादेश है, ना म्यांमार वो म्यांमार है। और दुनिया भर में सब लोगों ने देखी है कि एलटीटी की क्या हालत हुई, और जिन लोगों ने समझौते किए वो कैसे, वो मिजोरम जैसे प्रदेश वो कैसे फल फूल रहे हैं। तो सामने ये एग्जाम्पल भी। लेकिन 2 बड़े मुद्दे जो उभर रहे हैं, पहली बात तो हथियारों को लेकर बात हो रही है कि क्या वो हथियार रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ग्रेटर नागालैंड ना भी कहें तो ये सवाल हमेशा उठता है जब भी कोई समझौता होता है, तो कहते हैं पूरे वेपन नहीं दिए हैं। वो देखिए, इफ यू डू नॉट कंट्रोल दी वेपन्स कंट्रोल यू।
अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश में वायलेंस का क्या कारण हुआ, बिकॉज शेख मुजीब वॉज नॉट एबल टू गेट ऑल दी वेपन्स आउट। जब मिजोरम समझौता हुआ तो सबसे बड़ी एक चैलेंज ये थी, आर वी गेटिंग दी वेपन्स आउट और नॉट। सपोज अगर वेपन्स नहीं आप लाते हैं तो खतरा किसको है? खतरा तो उसी रेबल लीडर को है। आप तक तो वो बाद में आएंगे। कौन लाएगा वेपन, कौन यूज करेगा? जो लोग रुष्ट हैं वही करेंगे। वो रुष्ट किससे होंगे? भारत सरकार से थोड़ी होंगे, वो तो अपने रेबल लीडर से रुष्ट होंगे। तो सबसे बड़ा कंसर्न होगा मुइवा का, अगर ये लेइंग डाउन ऑफ वेपन्स है कि सबसे पहले वेपन्स बाहर निकालो। ठीक उसी तरह जिस तरह से लाल डेंगा ने वेपन निकाले थे, यहां तक कहा आई विल गेट इवन द लास्ट नीडल आउट, एंड ही गॉट द लास्ट नीडल आउट। बिल्कुल। प्रोफेसर ओइनम, ये बताइए, अगर आप तक आवाज ठीक पहुंच रही है, जो सवाल उठ रहा है बराबर नागालिम को लेकर, जो बड़ा एक कोर इशू रहा है, बड़ी एक कोर डिमांड रही है, क्या ये आपको पॉसिबल लगता है कि इसके बिना भी ये आंदोलन, तो जाहिर है इसको पीस अकॉर्ड कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये हटाया जा सकता है? देखिए, इसको सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ द नागा इनहेबिटेड एरियाज पे ही बात नहीं होनी चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो सी दैट इनकी जो सॉवरेनिटी की जो मांग थी वो कम हो गई या तो ना के बराबर हो गई। तो नाउ द वन ऑफ द स्पीकर हैव जस्ट मेंशन्ड दैट इंटीग्रेशन हैज नॉट कंप्लीटली डाइड आउट, so but this may be true to some extent, but जब एग्रीमेंट टेबल पे हुई और अगर इसी में इंटीग्रेशन की बात नहीं आती है तो हमें मानना पड़ेगा कि नागा लीडर्स को ये इश्यूज एग्रीमेंट की बाहर पे रखा गया है। तो इस पे वन हैज़ टू लुक इनटू कि बाकी लोगों ने, बाकी रेबल ग्रुप्स जो हैं, किटोवी की बात है, देयर आर इंटीग्रेशन यूनिफिकेशन ग्रुप्स है, वो कैसे देखते हैं इस बात को। सो इट हैज़ टू बी अ टाइम दैट विल मैटर। और खपलांग ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है? इसको लेकर भी काफ़ी एप्रीहेंशंस हैं कि खपलांग ग्रुप जो है इस शांति, जो पीस अकॉर्ड है, उसको इस तरह से आगे नहीं बढ़ने देगा, काफ़ी कोशिश करेगा कि अपना भी जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो रेलेवेंस है, उसे बचा कर रखे। यस, नहीं, आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ जो स्ट्राइक हुई जिसमें सो मेनी कैजुअलिटी हैज़ हैपन टू इंडियन आर्मी, जो मणिपुर में जो हुई, तो दैट वाज मेनली इंस्टिगेटेड बाय खपलांग फॉलोड बाय सम ऑफ द मणिपुरी इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो यू हैव टू सी, इसमें दो चीज़ें आप देखिए। एक तो खपलांग जो है, ही हैज़ ऑलरेडी हैड साइन एन एग्रीमेंट विद द बर्मीज गवर्नमेंट, तो उस साइड में पीस एग्रीमेंट हो चुकी हैं। Whereas in the Indian side, खपलांग is not given the importance. जिस तरह से मुइभा को इम्पोर्टेंस दिया है उस तरह खपलांग को नहीं दिया गया है। लेकिन मेरा एक मानना है कि खपलांग इज ट्रू, ही इज बिलोंग्स टू बर्मा, टू म्यांमार, लेकिन उनकी जो कादर है, इनकी जो व्हाट यू कॉल स्प्रेड आउट है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंस, देयर इज अ प्रेजेंस इन नागालैंड। जी हाँ। तो प्रोफेसर ओइनम, एक बहुत, मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे हैं, बहुत महत्वपूर्ण 2-3 सवाल मेरे पास बचे हैं। उसमें एक बहुत अहम सवाल है नई जनरेशन को लेकर। उत्तर पूर्व की जो पूरी नई जनरेशन है, अगर उसका जिक्र करें, अगर नागा भाषी लोगों का हम जिक्र करें, क्या आप समझते हैं इस बात को कि जो उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जो एक यूनिक आइडेंटिटी है, क्या उसको बचाने के साथ साथ जिस एसिमिलेशन का हम जिक्र कर रहे हैं मेनलैंड इंडिया के साथ, क्या ये पीस अकॉर्ड उसकी तरफ हमें ले जाता है? देखिए, I mean, already Assam doesn't have this problem. This issue of uniqueness doesn't happen Manipuris लोगों के साथ भी. So this has been an issue with the Nagas. So अगर इस समझौते से अगर कुछ बनती हैं तो ठीक है, but I would say कि Nagas youths are already integrated. The kind of migration जिस तरह से हुई है बाकी देशों की cities में, so they are fairly integrated. So it is more about acceptance by the Indians more than the Nagas accepting India. The Indians have to accept the Nagas are also Indians. प्रकाश सिंह जी, क्या इस बात से सहमत हैं आप? बहुत हद तक देखिए, नॉर्थ ईस्ट से बहुत भारी संख्या में वहाँ का युवा वर्ग भारत के अलग अलग प्रदेशों में गया है और वहाँ पे सभी ने उसको स्वीकार किया है। अब देखिए, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से बीच बीच में कभी टकराव आ जाता है, कुछ घटनाएं हो जाती हैं,
परंतु ये थोड़े समय की बात है। जैसे जैसे ये लोग मिलते जुलते रहेंगे, एक साथ व्यापार करेंगे, एक साथ उठेंगे बैठेंगे, धीरे धीरे ये जो सांस्कृतिक जो खाई है ये अपने आप धीरे धीरे समय के साथ पट जाएगी। जी भारत भूषण जी, आखिरी सवाल अंत में मैं माफी चाहती हूँ, बिल्कुल मतलब ये समझा। जी हाँ, माफ़ी चाहती हूँ, समय बिल्कुल समाप्त हो गया। एक आखिरी सवाल चीन को लेकर कि क्या जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो चीन सपोर्टेड गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं इस पीस अकॉर्ड के बाद उनको पे भी रोक लगेगी? चीन ने तो इनको सपोर्ट करना बहुत पहले बंद कर दिया था। ये सब बेकार की बातें जो स्वराज जी कह रहे थे कि आज का चीन वो वाला चीन नहीं है जहाँ पे ये पैदल गए थे। तो लेकिन कहा जाता है कि एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये सब को जो है देखिए, आप उसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, वो लोग कहते हैं हम टैक्स ले रहे हैं, वो कहते हैं हमारी अंडरग्राउंड सरकार है। वो सब अब खत्म हो जाएगा अगर ये समझौता इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जिसको आप एक्सटॉर्शन कह रही हैं, जिसको नागाज टैक्स कहते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो फिलहाल ये लगता है कि सभी के भले के लिए फिलहाल अगर सही तरीके से पांव हालांकि फूक फूक कर जरूर रखने होंगे, लेकिन साफ तौर पर लग रहा है कि एक अच्छी दिशा में जरूर बात आगे बढ़ रही है। हालांकि अब इस पर निर्भर करता है कि जो विस्तृत जानकारी हमारे सामने आती है, जो डिटेल्स आएंगी, उस पर जो दोनों पक्ष हैं वो किस तरह कितने सहमत और असहमत होते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत के लिए जरूर अच्छा है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। भारत भूषण जी, स्वराज कौशल जी, प्रकाश सिंह जी और साथ ही प्रोफेसर ओइनम भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।